हाय बच्चों। आज की जो क्लास है, हम आज का जो चैप्टर लेने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 7 लेने वाले हैं, क्लास 7 का। जिसमें जो हमारा चैप्टर है वो आज इंटरसेक्शन लाइन के बारे में होगा, यानी प्रतिच्छेदित रेखाओं के बारे में। इसके पहले हम समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और शेप साइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्शन लाइन क्या होती है, उसमें एंगल्स क्या बनते हैं, वो हम देख चुके हैं। अब ये जो चैप्टर है वो है बेसिकली ट्राइंगल्स के बारे में, है ना। जिसकी द थ्री इंटरसेक्शन लाइंस की कहानी कह सकते हो, मतलब क्या क्या हम इन चीज़ों से सीख सकते हैं। फिर इंटरेक्शन, जो इंटरसेक्शंस होता है, मतलब प्रतिच्छेदित के बारे में अपन और चीज़ें जानेंगे। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम इसमें क्या क्या सीख सकते हैं। एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल अधिक आधारभूत बंद आकार है। जैसा कि हम जानते हैं, इसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होते हैं। तीन कोने की एक बिंदु जिन्हें हम त्रिभुज के एक शीर्षक कहते हैं, तथा तीन रेखाखंड अर्थात त्रिभुज की भुजाएं को शीर्षों के युग्म में जोड़ते हैं। मतलब देखो, ये जो ट्राइंगल्स है, ये जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स हमेशा कितनी साइड के होते हैं? तीन आर्म्स होते हैं। मतलब उसके कितने आर्म्स होते हैं? तीन आर्म्स होते हैं। आर्म मतलब ये हाथ, हाथ समझ लो। और जो कोने होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स यानी शीर्ष, यानी वर्टेक्स कहा जाता है। हर एक ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं। और जो दो वर्टेक्स मिलती है, यहाँ पे दो शीर्ष मिलते हैं, उसमें जो एंगल बनता है उसको हर एक ट्रायंगल का एक एंगल होता है। जैसे यहाँ पे कितने? तीन। और एक और चीज, सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल में जितने भी टोटल सम ऑफ एंगल होगा, मतलब जो तीन ट्रायंगल होंगे उनका जो सम होगा, मतलब तीनों एंगल का, वो हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। वो भले ही ज्यादा हो कम हो कुछ भी हो, हमेशा क्या होगा? सम उसका योग यानी 180 डिग्री। जैसे कि ये, तो मान लो एंगल ये कौन सा एंगल? बी है, ये एंगल ए है और ये एंगल यू है। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल यू का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। और अगर हमें दो सम दे के रखे तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे तरह के एंगल होते हैं, वो हम इस चैप्टर में देख सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जिस एंगल को हमें सेंटर में रखते हैं वही उसका क्या होता है? एंगल होता है। जैसे कि बी सी ए, तो यहाँ पे एंगल कहाँ बन रहा है? सी पे बन रहा है ना। ए बी सी यानी एंगल कहाँ बन रहा है? बी पे बन रहा है। जैसे कि उदाहरण था ट्राइंगल एबीसी में कोण सी ए बी, मतलब तीन कोण होते हैं ट्राइंगल में, तो अपन तीन तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ट्राइंगल है, जैसे यही ट्राइंगल बना है ए बी और सी, तो ए बी सी मतलब कौन से एंगल की बात हो रही है? बी की। ए बी सी में हो रही है बी की बात, बी सी ए में हो रही है सी की बात, और सी ए बी में हो रही है ए की बात। तो हम ये देख सकते हैं। अब समबाहु ट्रायंगल, समबाहु ट्रायंगल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। उसके जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ये 60 डिग्री होता है, ये भी 60 और ये भी 60, और इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। सभी समबाहु त्रिभुज सबसे अधिक सममित सिमेट्रिक होते हैं। ये ऐसे त्रिभुज हैं जिनकी सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, क्या होती है? समान होती है। अगर हमें इसकी रचना करनी है बिना लाइंस खींचे, तो हम कैसे कर सकते हैं? बिना लाइंस खींचे यानी बिना स्केल के अगर मुझे नाप के करना है, तो मैं किस तरह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकता हूं। पिछली कक्षा में रचनाओं में खेलना अध्याय में एक प्रकार से उपयोग करके किससे बना सकते हैं? एक प्रकार के उपयोग करके बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं? सबसे पहले क्या करना है, मान लो अगर मुझे 4 सेंटीमीटर का एक क्या बनाना है? ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एक 4 सेंटीमीटर की लाइन की डायमीटर वाला सर्कल बनाऊंगा। तो इसका जो डायमीटर रेडियस होगा, सॉरी रेडियस का बनाऊंगा, तो उसका जो रेडियस होगा वो हमेशा क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। और रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये क्या होता है? कहीं सेंटर से कहीं भी नापते तो उस सर्कल की सरफेस तक हमें क्या मिलता है? एक उसका रेडियस मिलता है। एक एक ऐसा बनाओगे आप, और फिर एक पॉइंट कहाँ लोगे? इधर, है ना। और एक और सर्कल कहाँ बनाओगे? प्रोटेक्टर यहाँ रख के एक सर्कल, एक तो यहाँ रख के बनाए, फिर एक के लिए सेंटर ये और एक और सर्कल यहाँ बनाओगे। उसके बाद जहां पे ये इंटरसेक्शन कर रहा है, जब हम इन तीनों पॉइंट को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्केल से ये 4 सेंटीमीटर वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाता है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं? हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। अब दी गई भुजाओं को एक त्रिभुज की रचना
करना। हम उन त्रिभुज की रचना किस प्रकार कर सकते हैं जो समबाहु नहीं है, मतलब जो समबाहु यानी सेम नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो। पिछली स्थिति की तरह इस त्रिभुज की रचना भी केवल मापक का उपयोग से की जा सकती है, परंतु इसके लिए हमें अनेक प्रयास करने होंगे। अनेक प्रयास यानी बहुत सारे प्रयास। दी हुई इन लंबाइयों में से किसी एक त्रिभुज के आधार मान लीजिए, जैसे कि 4 सेंटीमीटर को त्रिभुज का आधार मान लेते हैं। मान लीजिए ए और बी इस आधार का शीर्ष है, शीर्ष यानी वर्टेक्स, तथा तीसरा शीर्ष सी कहिए। मान लीजिए ए सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और बी सी क्या है, 6 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्रायंगल बनाओ जिसमें ए बी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ए बी की लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर, मान लो ये ए बी है तो इसकी लेंथ होगी 4, ए सी की होगी 5 और बी सी की होगी 6। तो इस तरह का क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। जैसा कि हमने समबाहु त्रिभुज में स्थित किया वैसे ही हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ इस पॉइंट से एक 5 सेंटीमीटर का क्या खींचेंगे, सर्कल खींचेंगे। तो हमें मिल गया एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल। उसके बाद क्या करेंगे अपन, जो दूसरा पॉइंट है वहां पे रख के एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। 6 सेंटीमीटर का क्या बना दिया मैंने, सर्कल बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, कोई सा भी ऊपर वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर नीचे वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उससे मैं क्या कर दूंगा, इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो मुझे ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इस तरह क्या कर सकता हूं मैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। किसी एक भुजा की लंबाई आधार ए बी की रचना कीजिए। आइए 4 सेंटीमीटर चुने। केन केन अब ये क्या लिखिए, प्रोसेस लिखिए कि किस प्रोसेस पे क्या किया है ना। तो जब भी आप किसी चीज की रचना करेंगे, निम्नलिखित भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए। जैसे कि मुझे 4 4 6 की रचना करनी है, तो अगर मैं सेंटर या फिर एक काम करूं, मैं इसमें सेंटर मान लो ले लेता हूं, मान लो 6 में ले लेता हूं इसमें सेंटर। तो 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची मैंने, ए और बी। अब मैं एक पॉइंट यहाँ रखूंगा, एक सर्कल बनाऊंगा 4 सेंटीमीटर का, है ना। जो भी बनेगा, मान लो 4 सेंटीमीटर का सर्कल ये बनता है, और एक और 4 सेंटीमीटर का सर्कल ये बनता है ना। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये 6 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर का ये, एक 4 सेंटीमीटर का, मान लो ये सर्कल भी करेक्ट नहीं बना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो कहीं ऊपर आता है, ठीक है, मान लो ऊपर आता है, यहाँ पे बनता है। तो जब भी मैं ये सीखूंगा तो ये क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, ये 4 ये 6, ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। उसी तरह मान लो मैं 4 6 8 का करूँ, 4 6 और 8, तो मैं एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा ए और बी पे। ए पे रख के मैं एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाऊंगा, तो वो सर्कल कुछ यहाँ से गुजरेगा लगभग, है ना। और एक यहाँ पे रख के एक 8 सेंटीमीटर का सर्कल बनाऊंगा जो करीबन यहाँ से गुजरेगा। तो यहाँ पे अगर मान लो पॉइंट मिला, तो ये जो होगा, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये क्या मुझे मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम, त्रिभुज को क्रिएट कर सकते हैं। क्या किसी भी लंबाई के त्रिभुज बनाना संभव है, मतलब किसी भी लेंथ का हम ट्रायंगल बना सकते हैं क्या, अब हम वो देखते हैं। क्या आप किसी भी दी गई लंबाई वाली भुजाओं से त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। क्या ऐसी लंबाई है जिनसे एक त्रिभुज की रचना असंभव है। आइए इसका पता लगाते हैं। क्या ऐसा सेंटीमीटर है जिसमें एक ट्रायंगल की रचना नहीं हो सकती। एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें उसकी भुजाएं की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8। क्या आप ऐसे त्रिभुज की रचना कर पा रहे हैं। यहाँ लंबाई में से एक अन्य समूह 2 सेंटीमीटर, 3 और 6 जांच कीजिए। क्या इन लंबाइयों की भुजाओं का त्रिभुज बनाना असंभव है। मतलब देखना है कि क्या इन दोनों जो मेजरमेंट्स देके रखे हैं, क्या इनके हम ट्रायंगल्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते। भुजाओं की लंबाई के कुछ अन्य समूह ज्ञात करने का प्रयास कीजिए जिनके लिए एक त्रिभुज की रचना असंभव है। देखिए कि आप क्या पैटर्न कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि लंबाइयों के कुछ समूह के लिए तो एक त्रिभुज की रचना संभव है, परंतु अन्य संभव नहीं है। मतलब कुछ कुछ के लिए तो पॉसिबल है और कुछ कुछ के लिए पॉसिबल नहीं है। हम किस प्रकार जांच सकते हैं कि लंबाइयों के दिए गए समूह के लिए एक त्रिभुज का अस्तित्व है या नहीं। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि बन भी सकता है या नहीं बन सकता। एक विधि यह है कि उस त्रिभुज की वास्तविक रूप में रचना करने का प्रयास किया जाए तथा जांच की जाए कि क्या यह संभव है। क्या इसकी जांच करने का कोई अन्य अधिक
प्रभावित प्रभाव भी है। जैसे त्रिभुज असीमिका 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर पर विचार कीजिए। क्या इन लंबाई की भुजाओं किसी त्रिभुज का अस्तित्व है? आइए इस प्रश्न को हल करने के लिए त्रिभुज के एक गुण का अध्ययन करें। एक छोटे समतल भूमिखंड की कल्पना कीजिए जिस पर एक तंबू, एक पेड़ और एक खंबा स्थित है। कल्पना कीजिए कि आप तंबू के प्रवेश द्वार हैं तथा आप उस पेड़ तक जाना चाहते हैं। कौन सा मार्ग छोटा होगा? पेड़ तक सरल रेखा मार्ग यानी लाल मार्ग, तंबू तक सरल मार्ग यानी पीला मार्ग, जैसे कि ये देखे रखा है। कौन सा मार्ग इजी होगा? तो हमें पता है कि स्पष्ट है कि तंबू से पेड़ तक सीधा सरल मार्ग रेखा खंबे से होकर घूमकर पेड़ तक जाने वाला मार्ग की तुलना में छोटा है। वस्तुतः तंबू से पेड़ तक जाने में सीधा मार्ग सबसे छोटा मार्ग संभावित है। मतलब आप तंबू से पेड़ तक जाएंगे तो वो क्या है? सीधा मार्ग है। पर अगर आप पेड़ से हो तंबू से पेड़ तक जाएंगे तो सीधा मार्ग है, पर तंबू से ये पॉइंट से लेके यहाँ तक आएंगे तो क्या है? लंबा मार्ग है। तो क्या दो बिंदुओं के बीच में सीधा मार्ग किसी तीसरी बिंदु से होकर घूमकर जाने वाला मार्ग तुलना का छोटा होगा? स्पष्ट है, इसका उत्तर हाँ है। ठीक है। क्या 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की लंबाई वाली भुजा एक त्रिभुज को अस्तित्व के विषय में कुछ बताने के लिए यह समझना उपयोग है कि देखो, आइए मान लेते हैं कि लंबाइयों का समूह त्रिभुज है। याद रखिए अभी तक हम त्रिभुज के अस्तित्व के विषय में नहीं है, मतलब हम ये नहीं जानते कि ऐसा त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, परंतु मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर, ये 30 और ये 15 सेंटीमीटर होगा। ये रफ डायग्राम है। क्या इस त्रिभुज में कुछ सही दिख रहा है? यदि वह त्रिभुज संभव है तो किन्हीं दो शीर्षों के बीच सीधा मार्ग तीसरे बिंदु से होकर घूमकर जाने वाले मार्ग की तुलना में छोटा होना चाहिए, है ना? तो देखते क्या हमारे पास। आइए बी और सी के बीच के मार्गों पर विचार करें। सीधे मार्ग की लंबाई बी सी यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है। बिंदु ए से होकर जाने वाले मार्ग की लंबाई क्या है? बी ए और ए सी की लंबाई का योग। घूमकर जाने वाले मार्ग यानी बी ए प्लस ए सी यानी 45 सेंटीमीटर। क्या सीधे मार्ग की लंबाई घूमकर जाने वाले की लंबाई से छोटी है? आइए अब ए और बी के बीच मार्गों की विचार करें, यानी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। शीर्ष सी से होकर घूमकर जाने वाला मार्ग कितना है? 40 सेंटीमीटर है। क्या सीधे मार्ग की लंबाई घूमकर जाने वाले लंबाई की तुलना में छोटी है? हाँ। अंत में अंत में सी ए के बीच मार्गों पर विचार कीजिए, है ना? अब हर एक चीज के बारे में विचार करा, मतलब क्या सीधे मार्ग की लंबाई में जाने वाला मार्ग की लंबाई तुलना से छोटी स्थित है, घूमकर बड़ी है, तो निरर्थक है। ऐसे त्रिभुज का कोई अस्तित्व नहीं है। जब भी ऐसा होगा, मतलब इसका कहना क्या है, जब भी आप कोई ट्रायंगल बनाएंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। अगर आपको ए से बी तक जाना है, ठीक है, और ए बी सी, यानी जो ए से बी और बी से सी वाला जो मार्ग है, मतलब ए से बी और प्लस बी से सी हमेशा छोटा होना चाहिए। हमेशा, मतलब जो बड़ा होना चाहिए किससे, या फिर बड़ा होना चाहिए किससे? सीधे मार्ग से, यानी ए बी से। अगर सीधा मार्ग बड़ा है तो वो ट्रायंगल नहीं बन सकता। इसीलिए इसमें क्या है? असंभव है ये ट्रायंगल बनना, अस्तित्व नहीं हो सकता। इस प्रकार बिना रचना किए हम ज्ञात कर सकते हैं कि हो पाए किसी भी 10 से 15 और 30 सेंटीमीटर की लंबाई के समूह त्रिभुज अस्तित्व क्यों नहीं है। स्मरण कीजिए कि हमने किस तरह इस प्रकार सहज ज्ञान तर्कण का उपयोग करके प्रतिच्छेदित और समतार रेखा के गुण की खोज करने में किया था। हम यह कार्य आगे ज्योमेट्री संबंधित कुछ हम 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले त्रिभुज की अस्तित्व के बारे में जान सकते हैं। अपने उत्तर को सत्यापन द्वारा कीजिए। जैसे कि चित्र में दिए गए रफ आरेख की क्या लंबाई को भिन्न क्रम में नियत करना संभव है ताकि सीधे मार्ग सदैव घूमकर जाने वाले मार्गों की तुलना में छोटे? यदि ऐसा संभव है तो त्रिभुज का अस्तित्व हो सकता है। क्या त्रिभुज की लंबाई में ऐसा पूर्ण, जैसे कि मान लो अगर यही मैं क्वेश्चन लू, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, एक रफ ट्रायंगल। ये भी 3 ए बी, वो क्या है?
ये भी है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, और ये जो ये है ये क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले मैं देखूंगा ए बी जो है वो सीधा रास्ता है, तो ए बी क्या है 3 सेंटीमीटर, मतलब बी सी प्लस सी ए हमेशा क्या होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए, है ना। बी बी सी प्लस सी ए बड़ा होना चाहिए, सॉरी, तो मतलब 10 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी ये तो संभव है। अब मैं बी सी ले लूंगा, वो है 3 सेंटीमीटर, तो सी ए प्लस ए बी कितना आना चाहिए, वो भी 10 आ रहा है, ठीक है। पर जब मैं तीसरी साइड लेता हूं यानी ए सी, ए सी कितना है 7 सेंटीमीटर, और फिर ए सी मतलब ए बी प्लस बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब जो बड़ा वाला मार्ग है वो सीधे वाले मार्ग से क्या है छोटा है, तो क्या करेंगे, ये ट्रायंगल संभव नहीं है। इस तरह क्या करेंगे, हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। क्या ऐसा सदैव होगा, अर्थात लंबाइयों में किसी भी समूह में न्यूनतम दो तुलना होगी जिनकी अन्य लंबाई दो लंबाई की योग कम हो। लंबाइयों के भिन्न भिन्न समूह के लिए इसका पता लगाइए। आगे लंबाइयों को एक दिए हुए समूह के लिए क्या बिना किसी परिकलन के इसके तुरंत पहचान करना संभव है। कौन सी लंबाई अन्य दो लंबाई के योग से कम है। भुजाओं को तीन लंबाइयों प्राप्त करने के लिए एक त्रिभुज के अस्तित्व की जांच करने के लिए किसकी तुलना आवश्यक है। यदि प्रत्येक लंबाई अन्य दो लंबाई के योग से कम है, मतलब यदि प्रत्येक लंबाई यानी एक लेंथ, यदि प्रत्येक लंबाई अन्य दो लंबाई के योग से कम है, तो हम कह सकते हैं कि लंबाइयां त्रिभुज इनइक्वालिटी को संतुष्ट करती हैं। मतलब जो एक लेंथ होगी वो बाकी के दो सम से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। जैसे कि 3 जो है वो इससे छोटी है, फिर 4 जो है वो इन 5 दोनों के सम से छोटा है, फिर 5 जो है वो इन दोनों के सम से छोटा है। उसी तरह 10 प्लस 15 प्लस 30 देखते हैं आप, 10 प्लस 15 कितना होता है 25, तो छोटा है, ठीक है। अब अगर 15 और 30 कंपेयर करो तो ये भी बड़ा है ऑफकोर्स, है ना। अब पर 10 प्लस 15 कितना होगा 25, 25 जो है वो 30 से क्या है छोटा, बड़ा है, मतलब छोटा है। तो ऐसा वाला ट्राइंगल को क्रिएट करना मुश्किल है ना। ये हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी में पढ़ा। जैसे कि मान लो ये 4 5 7, तो जो 8 लेंथ है, मान लो मैं तीसरी लेंथ ले रहा हूँ वो 8, जब मैं स्टार्टिंग की दो का सम करता हूं तो वो क्या होगा, बड़ा निकल रहा है ना। तो भुजाओं की लंबाई का अस्तित्व है, हमें ये त्रिभुज अमेरिका को संतुष्ट करती है, मतलब यह क्या करती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को बताती है। हमें अन्य दो भुजाओं की जांच करने की आवश्यकता क्यों नहीं है। इसका अर्थ यह है कि सभी सीधे मार्गों की लंबाई घूमकर जाने वाले मार्गों में से कम है। सीधे मार्गों की लंबाई क्या होती है, हमेशा घूमकर जाने वाले मार्गों से हमेशा क्या होगी, कम होगी। हम ये एग्जाम्पल पहले भी देख चुके हैं। क्या इससे एक त्रिभुज का अस्तित्व की पुष्टि होती है, क्या इससे होती होगी। यदि एक भी सीधे मार्ग की लंबाई बड़ी हो तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निश्चित रूप में त्रिभुज का अस्तित्व नहीं होगा। मतलब अगर एक लंबाई भी क्या हो, बाकी के दो लंबाइयों के सम से बड़ी हो, यानी योग से बड़ी हो, तो हम पता लगा सकते हैं कि उसका अस्तित्व नहीं होगा। परंतु इस स्थिति में केवल यह कह सकते हैं कि त्रिभुज का अस्तित्व हो सकता है तथा नहीं भी हो सकता है। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये क्या है, सिर्फ एक प्रिडिक्शन है। ठीक है, क्या है, एक प्रिडिक्शन है। त्रिभुज के अस्तित्व के लिए तीसरे शीर्ष को प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा खींचे गए दो चापों को आवश्यक से प्रतिच्छेद करना चाहिए। मतलब जो अगर दो, मान लो दो शीर्ष खींच रहे हैं, उन दोनों को क्या होना चाहिए, एक दूसरे को काटना चाहिए, है ना। मान लो अगर वृत्तों की यानी सर्कल्स के थ्रू अगर मैं बनाना चाहूँ एक ट्राइंगल, तो किस तरह बनाता हूँ। जब भी हम दो ट्राइंगल पिछली बार भी बनाया था, तो अगर मान लो मैं ये 4 सेंटीमीटर का बनाया और यहाँ से खींच के एक 5 सेंटीमीटर का मैंने लेंथ का क्या बनाया, एक ट्राइंगल बना, सर्कल बनाया, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा यानी यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ में क्या बना सकता हूँ, एक ट्राइंगल क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि ये ट्राइंगल क्रिएट किया गया है। यह तथ्य एक त्रिभुज के अस्तित्व के विषय में यह बताता है कि ए और बी वृत्तों की प्रतिच्छेद बिंदुओं में किसी एक बिंदु सहित हमें वांछित त्रिभुज प्रदान करेगा। मतलब हमें एक त्रिभुज प्रदान करेगा। इस प्रकार 4 5 और 8 की लंबाई वाले एक त्रिभुज का अस्तित्व है। मतलब इस लंबाई के अस्तित्व मिल सकता है। अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी से देखें तो नहीं, पर अगर हम वृत्तों की चीजों से देखें तो हाँ। अब हम आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है। पिछले प्रश्न में हम देख सकते हैं जब भी तीन मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी हमने,
क्या तब त्रिभुजों का अस्तित्व सदैव ही होता है जब तीनों लंबाई का एक समूह त्रिभुज इनइक्वालिटी को संतुष्ट करता है? हम इसके लिए किसी प्रकार संतुष्टित हो सकते हैं, मतलब हम किसे देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास तीन कंक्लूजन है, तीन चीजें। एक वृत्त दूसरे को स्पर्श कर रहा है, दूसरा प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ क्या ट्रायंगल बन सकता है? नहीं बन सकता। यहां कर रहा है तो यहाँ एक ट्रायंगल बन सकता है, जहां पॉइंट है वहां से क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। अब दूसरी स्थिति में क्या पता लग रहा है? पहली स्थिति में ये पता लगा कि जो दोनों त्रिज्या के योग क्या है? ए बी है, मतलब दोनों क्या है? समान है। अब सेकंड, इस स्थिति में घटित होने वाली त्रिज्या ए बी के बीच क्या संबंध होना चाहिए? दोनों त्रिज्या का योग ए बी से बड़ा है, मतलब जो दो त्रिज्या है उनका योग जो है वो ए बी से क्या है? बड़ा है, मतलब दोनों का जो सम होगा वो ए बी से क्या होगा? बड़ा होगा। अब तीसरा जो है, दोनों छोटी लंबाई का योग सबसे बड़ी लंबाई से ज्यादा है, ठीक है। वृत्तों का परिसर परिच्छेद, मतलब जब दोनों त्रिज्या कनेक्ट करेगी तो हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि दोनों त्रिज्या का योग क्या है? ग्रेटर देन है ए बी से, मतलब जब आप दोनों त्रिज्या को ऐड करेंगे तो क्या होगा? वो बड़ी किससे होगी? ए बी से बड़ी होगी। मतलब मान लो अगर ए बी है 4 सेंटीमीटर, तो जब आप त्रिज्या 1 और त्रिज्या 2 का प्लस करेंगे तो वो ग्रेटर देन 4 आएगी, ठीक है। इससे हमें ये चीज मिलती है, मतलब ये तीन चीजों से हमें ये चीज पता लगती है। तो हमने कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या निकाला? यदि तीन लंबाइयों का दिया हुआ एक समूह त्रिभुज असीमित को संतुष्ट करता है, मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटी को करता है, तो ऐसी लंबाओं वाली भुजाओं के लिए एक त्रिभुज का अस्तित्व होता है। यदि यह समूह त्रिभुज असीमित को संतुष्ट नहीं करता, मतलब वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को नहीं बताता, तो ऐसी लंबाई वाली भुजा के लिए त्रिभुज का अस्तित्व नहीं होता। मतलब जो इसको नहीं दर्शाता है वो नहीं होता, जो दर्शाता है वो होता है। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए सेकंड और थर्ड वैल्यू से, मतलब इन दोनों के सम से ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। अब हम देख सकते हैं, दी गई भुजाओं का कोण के माप त्रिभुज की रचना करें। अब देखिए, हम देख चुके हैं कि त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। जब उनकी भुजाओं की लंबाई दी हुई है तो अब हम उनकी रचनाओं लेंगे और कुछ भुजाओं की लंबाई के स्थान पर कोणों का माप दिए गए हैं। मतलब देखो, दो भुजाएं दी गई है, दो आर्म्स दी गए हैं और एक एंगल दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं? उससे एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। अगर दो भुजाएं और एक एंगल दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये देके रखा है, ठीक है, तो मैं यहां से इसको मिलाऊंगा स्ट्रेट लाइन, तो मुझे क्या मिलेगा? एक ट्रायंगल मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह क्या कर सकते हैं? जब हमें दो साइड्स और एक एंगल देके रखा है तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं। जैसे कि मान लो ये देखे रखा है, एक 3 सेंटीमीटर की मान लो मैंने लाइन खींची, है ना, ये 3 सेंटीमीटर है, थोड़े ज्यादा हो गए। 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची और एक 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, जिनके बीच में एंगल होना चाहिए 75 डिग्री। 75 डिग्री, है ना, ये तो 45 है, मान लो 75 डिग्री। तो इन दोनों को करेक्ट करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? एक ट्रायंगल मिल जाएगा। अब दो कोण और अंतर्गत भुजा, मतलब मुझे अगर दो एंगल देखे रखे हैं और एक आर्म देखे रखा है तो भी क्या बना सकता हूं? मैं एंगल बना सकता हूं, है ना। मतलब क्या बना सकता हूं? सॉरी, ट्रायंगल बना सकता हूं। मतलब अगर मुझे एक साइड और दो एंगल देके रखे हो, जैसे कि कोई अगर मान लो लेते हैं अपन, मान लो ये एग्जांपल लेते हैं। पहला लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एक एंगल है 75 का, दूसरा एंगल भी 75 का। ये आप किससे बनाएंगे? ये आप बनाएंगे चांदे से, तो आपको मिलेगा कहीं पॉइंट, तो ये भी 75 का है, ये भी 75 का है, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जो इंटरसेक्ट कर रहा है इन लाइन को, इसी से क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बन सकता है। अब क्या त्रिभुज का अस्तित्व सदैव संभव है ना? क्या हमेशा ट्रायंगल बन सकता है? ट्रायंगल कब बनता है? जब जब एक जो तीनों दो लाइनें वो एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तब क्या बनेगा? एक क्लोज ट्रायंगल बनेगा। पर अगर ये दोनों को इंटरसेक्ट करेगी नहीं तो ट्रायंगल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। कैसे? मान लो मैंने ये एक लाइन ली, मैंने दोनों एंगल अगर 90 ले लिए तो क्या ट्रायंगल बन सकता है? नहीं बन सकता, है ना। मान लो मैंने एक एंगल ले लिया 90, दूसरा ले लिया मैंने 120, तो एंगल बन सकता है? नहीं बन सकता। तो जरूरी नहीं है अगर हमें दो एंगल मिले तो उससे ट्रायंगल बनना जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ना, ये हम ये आधार कोण से एक
40 का कोण बनाते हैं, अन्य कोण का माप क्या होना चाहिए ताकि ये रेखा परस्पर ना मिले। अब ऐसा कौन सा कोण होना चाहिए जिससे ये ना मिले? मान लो अगर आप 90 भी रखते हो तो भी क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा, है ना। आप 110 रखते हो तो भी शायद से मिल जाएगा, पर आप 120 या 130 रखो तो शायद से बहुत टाइम तक ये नहीं मिलेगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं या चांदे की मदद से भी देख सकते हैं। जैसे कि इस तरह मैंने देखा, जब दिए गए दो कोण का योग 180 से कम हो तो इन कोणों का एक त्रिभुज का अस्तित्व होता है, यदि योग 180 से ज्यादा हो। जैसे कि मैं पिछली बार बता चुका हूं, जब भी एक ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का आप सम करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। पर मान लो आपने ऐसा एंगल लिया जिसका एक एंगल ए प्लस एक एंगल बी, जब आप दोनों को ऐड करते हो तो वो ग्रेटर देन 180 आ रहा है। मतलब मान लो आपने कर लिया वो आ रहा है 210 या फिर 190 या फिर 181 या फिर 185, तो ये कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। मतलब अगर जो थर्ड एंगल है वो 180, मतलब दोनों के समों के 180 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। मतलब अगर एंगल ए प्लस एंगल बी का सम अगर तीसरा एंगल से ज्यादा हुआ, तीसरे नहीं सॉरी 180 डिग्री से ज्यादा हुआ, तो क्या होगा, वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। मतलब उसको हमेशा क्या होना पड़ेगा, ए प्लस बी को हमेशा 180 से कम होना पड़ेगा, तभी जाके क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, वरना ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल भी समझ सकते हैं। और हमेशा जब भी हमें तीसरी साइड फाइंड करने को बोले तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एंगल फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तो मान लो ए बी सी ट्रायंगल देखे रखा है, तो मेरे पास ये एंगल है, मान लो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ए की जगह मान लो मेरे को नहीं पता एंगल ए क्या है, पर एंगल बी क्या है 70 डिग्री, एंगल सी क्या है 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 7 4 11 और 1 12, और 120 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब ये कितना एंगल होगा, 60 डिग्री। अब तीनों को जब आप प्लस करोगे तो 180 होगा। कैसे, 13 13 5 18, तो कितना हो गया, 180 डिग्री। और दूसरा तरीका अगर हम देखें, एक और चीज, मान लो अगर एक तरीका तो ये हो गया, अगर मान लो मैं ये लेंथ खींचता हूं, मैंने एक लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन खींची ट्रायंगल के ऊपर से, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे क्या बन रहा है, ये देखो यहां पे क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन वाली लाइन में, कि ये मान लो दो समांतर लाइन है और जब इंटरसेक्ट करता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। उसी प्रकार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर ये 50 तो ये भी 50, ये 70 तो ये भी 70। फिर क्या कर सकते हो, 180 माइनस ये दोनों, तो क्या मिलेगा आपको, एंगल मिल सकता है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हम कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये है एंगल ए, मान लो मैंने ये मान लिया, एंगल बी ये मान लिया, तो एंगल सी क्या है, तो क्या करूंगा मैं, 36 प्लस 72 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 36 प्लस 72 कितना होता है, 6 7 8, 108 प्लस, और ये हो गया 180। अब 108 को अगर मैं उधर ले जाऊं 180 से माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 72, जो होगा थर्ड एंगल होगा। और जब आप इन तीनों का प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 180 डिग्री मिलेगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप किसी भी चीज का एंगल फाइंड कर सकते हो। कोण के योग का गुण, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, एक त्रिभुज एबीसी पर विचार कीजिए, इसके कोण का योग ज्ञात करने के लिए हम आधार के लिए समांतर रेखा खींचने वाली विधि का उपयोग कर सकते हैं। समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन का उपयोग कर सकते हैं, जो मैंने पिछली वाले डायग्राम में बताया। अब कैसे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया एबीसी ज्ञात करना है, एंगल बी जो है वो एक्स ए बी है। एंगल बी देखो, एक्स ए बी, ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला और ये वाला एंगल क्यों होंगे, इक्वल होंगे, जो हम पिछले चैप्टर में, पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब हम इनका सम निकालेंगे, मान लो मैं ये जो एंगल, ये कौन सा एंगल है, एक्स ए बन रहा है और लाइन का खत्म हो रही बी पे, तो ये वाला एंगल हो जाएगा ये क्या हो सकता है, वाई
ए सी, है ना। अब अगर मैं लिखना चाहूँ ये पूरा एंगल कितना होता है 180, मतलब एंगल ए तो है 180 प्लस एंगल वाई ए सी प्लस एंगल एक्स ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। मान लो ये 45 है और ये 50 है, तो मैं क्या करूंगा, अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45, ये 50 है तो ये होगा 50। तो मान लो मैं लिख देता हूं 45 प्लस 50 इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 95 डिग्री अपॉन 180, और जब 95 से आप 180 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल ए मिल जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी क्या निकाल सकते हैं, हम ये चीजें निकाल सकते हैं। अब ये क्या हुआ था, अब हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बता रहा है। इस बात पर सोचेंगे, सोचने में कुछ समय लगाइए कि हम इस कोण के योग का गुण किस प्रकार पता लगाया। प्रारंभ में तीसरे कोण अथवा अन्य दो कोणों के बीच स्पष्ट नहीं था, परंतु ऊपर से शीर्ष होकर समांतर रेखा खींचकर, मतलब पैरेलल लाइंस खींचकर हमने बता दिया। इस उत्तम विचार को गणित के इतिहास में प्रभावशाली पुस्तक द एलिमेंट में देखा जा सकता है। इस पुस्तक को लिखने वाले यूक्लिड को दिया जाता है। इसका जीवन काल 300 सामान्य सामतः है। यह हल एक ऐसा उदाहरण है जो बताता है कि गणित में सृजनात्मक चिंतन किस प्रकार एक मुख्य भूमिका निर्वाह करता है, मतलब आप कैसे किस तरह चीजें प्रैक्टिकली और सोचते हो। इस कोण के योग के गुण के सत्यापन की सुविधाजनक विधि है। इस विधि को कागज के त्रिभुज के कटआउट से मोड़ा जाता है और आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे फोल्ड करा तो हमें का मेरा एक पैरेलल लाइन मिली। कौन सी लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल मिली, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, यानी बृहस्पति कोण क्या होता है। जब एक ट्रायंगल बनता है ये बाहर, तो ये जो होता है ये क्या होता है, बृहस्पति कोण, मतलब कहाँ है, ट्रायंगल के बाहर बृहस्पति कोण। अगर मैं मान लो ये वाला एंगल है एंगल सी, अगर एंगल सी प्लस बृहस्पति कोण कौन सा होगा, बृहस्पति कोण क्या होगा, एंगल ए कहाँ बन रहा है, सी पे, और खत्म कहाँ हो रहा है, डी पे। देखो बृहस्पति कोण स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और खत्म यहाँ पे हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या दे सकते हैं अपन, ए सी डी, क्योंकि बन तो सी पर आए। अब मैं यहाँ पे इसका नाम सी दे सकता हूँ, पर क्या गलत रिप्रेजेंटेशन होगा, मैं समझ नहीं पाऊंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए सी बी, एंगल ए सी बी। ये हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। जब भी एक एक्सटीरियर एंगल मिले उसको उसको आप जब उसके बगल वाले एंगल से मिलाएंगे, वो भी समांतर लाइन से, यानी मान लो एक लाइन से मिलाएंगे, एक लाइन के से कंपेयर करके, तो हमेशा क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो हम इससे भी क्या कर सकते हैं, एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मुझे बृहस्पति कोण की वैल्यू निकालनी है, मान लो ये 50 डिग्री होता, तो 180 डिग्री इक्वल टू, सॉरी, मान लो ए सी डी प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए सी डी इक्वल टू 180 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। तो मुझे क्या पता लगा 130 डिग्री क्या उसका एंगल है। तो इस तरह क्या कर सकता हूं मैं, बाकी एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड कर सकता हूं। तो हमने इसमें क्या जाना, एक्सटीरियर एंगल के बारे में जाना। त्रिभुज के शीर्ष लंबों की से संबंधित रचना है। अब हर एक चीज की क्या होती है, एक हाइट होती है। हर एक चीज की क्या होती है, एक हाइट होती है ना। किसी इंसान की हाइट होती है, बुर्ज खलीफा की हाइट है, या फिर किसी भी चीज की हाइट होती है, ठीक है। जब आपको एक ट्रायंगल की हाइट नापनी है, तो आप यहाँ पे नहीं नापोगे, यहाँ पे नहीं नापोगे, ये लाइन लेंथ नहीं होती, क्यों, क्योंकि हर बार लेंथ क्या है, अनइक्वल है। हमेशा जब भी आप ट्रायंगल की लेंथ नापोगे तो वो किसी भी लाइन की क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब एकदम स्ट्रेट ऐसे, ठीक है। और उसका जो टॉप मोस्ट एरिया है उससे कनेक्ट होने चाहिए। यहाँ का टॉप एरिया का ये, तो वर्टेक्स से कनेक्ट होके बनना चाहिए। तो ये क्या मिला मुझे, इसकी लेंथ मिल गई। अब इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, है ना, पर वो क्या होगी, उसकी लेंथ होगी। जैसे कि इसको क्या कहा जाता है, एल्टीट्यूड, यानी शीर्ष लंब कहा जाता है। इसका शीर्ष लंब क्या है, एडी है। मान लो अगर मैं और ट्रायंगल का शीर्ष लंब, अब एक और मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर एंगल। मान लो अगर मुझे इस ट्रायंगल की लेंथ फाइंड करनी है इस तरह, तो मैं ये पॉइंट बी को मिलाऊंगा इस तरह, तो ये क्या मिलेगा मुझे, इधर से लेंथ मिलेगी। इसको अगर मैं मिलाऊं तो मुझे ये लेंथ मिलेगी, अगर मैं इसको मिलाऊं तो मुझे ये लेंथ मिलेगी। तो लेंथ अलग अलग भी हो सकती है, देखा कितनी लेंथ। जब भी हम त्रिभुज की ऊंचाई शब्द का उपयोग करते हैं तब सामान्यतः यह शीर्ष की लंबाई के संदर्भ में होता है, चाहे आधार के रूप में
किसी भी भुजा में ले, मतलब किसी भी साइड पर ले, बस एंगल क्या होना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। मान लो अगर इस पे फाइंड करना है तो क्या लेंथ हो सकती है, एक लेंथ मैं ले सकता हूं, ये इस लेंथ पे लेना है मुझे परपेंडिकुलर, तो ये आया परपेंडिकुलर। अगर मुझे इसको लेना है तो मुझे ऐसा एंगल यहाँ चुनना होगा कि क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर आना चाहिए। इसको चुनना है तो मुझे, अब देखो ये तो चुनी जा सकती है, पर ये क्या है, इसके लिए जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी वो बाहर बनेगी, तो मैं लेंथ कैसे नाप सकता हूँ इसको आगे बढ़ा के, और ये तो ये क्या होगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे एडी क्या होगा, इस ट्राइंगल की इसके लिए हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम, किसी भी चीज की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, मतलब ट्राइंगल की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने ट्राइंगल की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे वो देख लिया है, और ट्रायंगल की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे और ट्रायंगल की लेंथ कैसे बना सकते हैं वो तो इजी टू गो है। ठीक है, अब जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये जो हाइट होगी, यही उसकी क्या होती है, हाइट होती है। अगर इसके लिए नापो तो यहाँ पे एक 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हम देख चुके हैं कि राइट एंगल की हाइट क्या होगी। अब हम देखते हैं त्रिभुजों के प्रकार मतलब कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, पर इधर 3 प्रकार के बताए, चार चौथा यानी बताऊंगा मैं किस प्रकार। त्रिभुजों के अध्ययन में हमारे समक्ष निम्नलिखित प्रकार के त्रिभुज आए, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। मतलब क्या होता है, और समकोण। पहला होता है समबाहु, समबाहु यानी जिसकी तीनों लेंथ बराबर है और तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। तीनों लेंथ बराबर है, मतलब ये भी 5 तो ये भी 5 और ये भी 5। समद्विबाहु में दो एंगल, दो लेंथ बराबर है। ठीक है, दो लेंथ बराबर है। और द्विबाजु में कुछ भी लेंथ बराबर नहीं, मतलब ये 8 10 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह क्या हो सकती है, एक लेंथ हो सकती है। और एक और ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसे की तरह कितने ट्रायंगल होते हैं, 4 ट्रायंगल होते हैं, जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके हम सारांश देख लेते हैं। एक प्रकार का उपयोग करके त्रिभुज की रचना उस स्थिति के सरलीकृत कर देती है जब उसकी भुजाओं की लंबाई दी गई हो, मतलब उसकी भुजाओं की लंबाई जब दी गई हो तब हम एक प्रकार से ट्रायंगल बना सकते हैं। तीन लंबाइयों का एक समूह उस स्थिति में त्रिभुज असीमी को संतुष्ट करता है जब प्रत्येक लंबाई अन्य दो लंबाई के योग से कम हो। ठीक है, मतलब फर्स्ट लेंथ जो हो वो बाकी की दो लेंथ से कम हो, या फिर थर्ड लेंथ जो हो बाकी के फर्स्ट दो से कम हो। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई त्रिभुज असीमी को संतुष्ट करती है यदि दी गई लंबाइयों का एक समूह त्रिभुज असीमी को संतुष्ट करता है तो उन लंबाइयों की भुजाई वाला त्रिभुज की रचना की जा सकती है। मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटी को अगर फॉलो करता है तो ट्रायंगल बन सकता है। त्रिभुज की रचना तब तक की जा सकती है जब निम्नलिखित मापन दिए गए, दो भुजाएं या फिर दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा। ठीक है, ये सब किसी भी त्रिभुजा का योग क्या होता है, कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। उसकी लेंथ कैसे नापते हैं वो हम देख चुके हैं, है ना। एल्टीट्यूड कैसे नापते हैं, कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं, 4 तरह के ट्रायंगल होते हैं, वो हम देख चुके हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, हमने ट्रायंगल्स के बारे में सीखा, हमने ट्रायंगल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसके बारे में सीखा, कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल को दो कोण और एक लेंथ दियो तब बना सकते हैं, एक कोण और दो लेंथ दियो तब बना सकते हैं, ये सब चीजें हमने सीखी। आगे के चैप्टर में हम इन्हीं तरह की चीजें को और एक्सपीरियंस करेंगे और ट्रायंगल्स को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।